और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से ये इस्तीफा हुआ है तीरथ सिंह रावत का, उसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और आज तो एआईसीसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हरीश रावत चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की तो जो है वो सरेराह भद पिट गई है और जो संवैधानिक जरूरत थी उसको समझ नहीं पाए हैं तीरथ सिंह रावत। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ भी एक मुद्दा लग गया है। निश्चित तौर पर आस्था देखिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और अब 6 महीने के ही करीब वक्त बचा हुआ है इन चुनावों में। और ऐसे में इस वक्त चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो इस बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए हैं और एक बार फिर से एक नया चेहरा इतने कम वक्त जब चुनाव के लिए बचे हों, वो उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तो जहां जनता नाराज है और जनता अपनी बात को कर रही है, वही विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा जरूर इन चुनाव में मिलेगा। और सीधे तौर पर यह भी एक कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स की यह भी राय है कि सीधे तौर पर बीजेपी को इसका नुकसान या इसका भी भुगतना जरूर पड़ सकता है चुनाव में, क्योंकि इस तरीके की जो लगातार जो सिचुएशन उत्तराखंड में बनी है वो सीधे तौर पर जनता के बीच एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। क्योंकि पहली बार 57 सीटें किसी पार्टी को उत्तराखंड में मिली और उसके बाद जब यहाँ पर सरकार बनी तब भी मुख्यमंत्री अगर बदले गए, वो भी 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री अगर एक सरकार देती है, तो ऐसे में सीधे तौर पर जनता की नाराजगी और इस नाराजगी के बीच विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा रहेगा और यही एक मुद्दा लेकर विपक्ष जो है 2022 के चुनाव में आगे जाएगा। तो लगातार इन मुद्दों पर जो है विपक्ष हमलावर है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो दिल्ली में करने जा रहे हैं, उसमें तमाम उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही बात करें तो वहां पर हरीश रावत की बात करें, करण माहरा उपनेता की बात करें, तो ये तमाम लोग शामिल वहां पर होंगे और ये एक बैठक होगी जिसमें सीधे तौर पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इन 5 सालों में एक बार फिर से जनता के साथ छलावा उत्तराखंड में हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार एक बड़ा मुद्दा ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मिला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अपने आप को जो उत्तराखंड में इस वक्त जो है तीसरी पार्टी के रूप में अपने आप को विपक्ष के तौर पर जो तैयार कर रही है वो है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी और वो भी इसका फायदा ले सकती है। तो तमाम ही जो बड़ा मुद्दा इस वक्त जो बीजेपी ने दिया है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विश्व की जब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी खुद को बताती है, तो जब आपने सत्ता परिवर्तन की तो क्या उस वक्त आपको संवैधानिक संकट जैसे पहलुओं पर क्या की जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो उस वक्त जब इतना आनंद फानन में ठीक 4 साल का कार्यक्रम, आपको याद होगा कि 18 तारीख की अगर हम बात करें तो 18 मार्च को एक कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें प्रत्येक विधानसभाओं में कार्यक्रम होने थे, जिसके लिए एक पूरा जो है रूपरेखा तैयार की गई थी कि इन 4 सालों के कार्यकाल को बीजेपी गिनाएगी। लेकिन ठीक 9 दिन पहले यानी कि जैसे ही लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तो मुख्यमंत्री गिनवाने की नौबत आ गई है। बहुमत के साथ चुनी हुई एक सरकार, 3 मुख्यमंत्री उस सरकार में और सवाल कई सारे। सीधे रुख करेंगे, पंकज राणा भी हमारे साथ है, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने है। पंकज, यहाँ किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? तब अब से 1 घंटे बाद एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली में, मतलब एक तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में क्या चल रहा है? 3 बजे विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उससे पहले क्या तैयारियां हैं? आवाजाही कुछ देख पा रहे हैं आप वहां हेडक्वार्टर पर अभी? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आस्था शुरू हो गई है, आवाजाही तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं कुलदीप कुमार, वो यहाँ पहुंच गए हैं। वो पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे किस तरह से बैठक की जानी है, विधायकों को किस तरह से बैठाना है, कहाँ कहाँ रहेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर अभी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि विधायकों पे जो देहरादून आने का सिलसिला शुरू हो गया और संभवतः ऐसा भी माना जा रहा है कि कई विधायक देर रात ही जो बीजेपी जो विधायक हॉस्टल है वहां पहुंच गए थे। रेस कोर्स में विधायक हॉस्टल है, वहां पर कई विधायक पहुंच चुके हैं। कुछ विधायक पहले से ही यहाँ मौजूद थे और अभी कुछ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और संभवतः माना जा रहा है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक जो 70 के जो सभी विधायक हैं बीजेपी के वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी भाजपा की वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक 9:30 बजे करीब यहाँ पहुंच जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस दिल्ली में जरूर बैठे थे लेकिन उनकी सारी जो निगाहें थी वो भाजपा के इस उठापटक पर टिकी हुई थी। इसीलिए कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर देरी हो रही थी, दिक्कतें वहां आ रही थी। तो देरी की वजह भी यही माना जा रहा था कि कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ऐलान नहीं कर रही है। और अब बीजेपी में जो उठापटक हुई सियासत में जो नए सीएम को लेकर जो चर्चाएं चली है, जो उसके बाद अब बदलाव हुआ है, उस पर कांग्रेस की पूरी नजर थी, उसी को लेकर ये बड़ी कॉन्फ्रेंस वहां की जा रही है। और अभी ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी विधायकों के आने के बाद सारी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर कड़ी कर दी जाएगी। के सभी विधायकों का लगभग यहाँ 2 बजे करीब आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उससे पहले 12 बजे से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम एहतियात बरते जाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा की टीम है, जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ बननी शुरू हो गई है। तो कह सकते हैं कि अब इंतजार है 3 बजे का, जो पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचेंगे और बीजेपी के सभी विधायक यहाँ आएंगे और नए नेता का चयन होगा।
बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। और समय आप बता रहे हैं कि 2 बजे का समय सभी विधायकों को दिया गया है कि जब उनको वहां पर पहुंचना है, तो उससे पहले ही पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। लेकिन इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, वो अब आपको सुनवा देते हैं। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था, और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। सर्दी के समय मैं कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था इसलिए, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने पहुँचाया है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एमएलसी से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक और मुख्यमंत्री बनाने तक मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना